वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सभी छात्रों का 5वीं की ऑनलाइन तासिका में स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा चौथा पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है नन्हा फनकार। लेकिन इससे पहले कि हम पाठ की ओर बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ बादशाह अकबर के बारे में। बादशाह अकबर, इनका जन्म 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1604 तक रहा। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और मां का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था और अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जिसे हिंदू और मुस्लिम इन दोनों वर्गों का समान प्यार और समान सम्मान मिला था। यह बहुत ही नेक दिल इंसान था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दो संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए बहुत ही प्रयास किया और उसमें वह सफल भी हो गए। अकबर बादशाह, इन्होंने अपनी जनता में कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। वह मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदू प्रजा को भी समानता से समान तरीके से देखते थे और उन्हें समान न्याय भी देते थे। अकबर बादशाह जो थे वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा में क्या चल रहा है यह देखने के लिए वह सैर सपाटा भी करते थे। कभी वह राजा की तरह सारी गलियों से गुजरते थे, कभी कभी वह अपनी वेशभूषा बदलकर भी अपने राजपाट में घूमते थे जिससे उनको प्रजा की समस्या का पता चल सके। इसलिए वह अपना वेश बदलते थे और प्रजा में घूमते थे जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का पता चल जाता था और वह किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। वह समानता से न्याय करते थे। ऐसा ही जब एक बार बादशाह अकबर जब अपनी प्रजा से मिलने निकलते हैं तभी वह एक केशव नाम के लड़के से मिलते हैं। फिर वहां पे केशव में और बादशाह अकबर के बीच में क्या प्रसंग घटित होता है वह हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो हमारा पाठ चौथा नन्हा फनकार, इस पाठ में हम देखेंगे बादशाह अकबर और केशव के बीच का प्रसंग। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो यह जो केशव नाम का लड़का है वह एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठता है और मन में कुछ प्रार्थना बुदबुदाता है, यानी मन ही मन में कुछ प्रार्थना बोलता है। चौकोर लाल पत्थर यानी जिसकी 4 कोने होते हैं, ऐसे लाल पत्थर के ऊपर केशव बैठता है और मन में कोई प्रार्थना बोलता है और छेनी और हथौड़ा लेकर अपना काम शुरू करता है। छेनी और हथौड़ा इस वस्तु से पत्थर पर नक्काशी का काम किया जाता है। कुछ दिन पहले ही केशव ने पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था और उसने एक अधबनी अधूरी घंटी पर
छेनी की नोक टिकाई और वह सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नकाशी करने में जुट गया। यानी कि यह जो केशव नाम का लड़का है वह नकाशी का काम सीख रहा है और यह नकाशी छेनी और हथौड़े के सहारे की जाती है। तो यह एक अधबनी यानी कि अधूरी आधी बनी हुई घंटी जो थी उसके ऊपर वह नकाशी कर रहा है। चलिए आगे का पाठ्यांश देखते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। यानी देखिए जब वह छेनी और हथौड़े से पत्थर पर नकाशी बनाने के लिए या उकारने के लिए घाव करता है तब जो पत्थर है उसकी किरचे छितरा जाती है। यानी कि उसका जो आजू बाजू के पत्थर होते हैं वह उड़ने लगते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े होकर और उससे नक्शी बन जाती है, जिससे वह केशव जो है वह अपनी आंखें सिकुड़ लेता है, यानी कि बहुत ही छोटी कर देता है क्योंकि पत्थर के टुकड़े उड़ते रहते हैं। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। यानी कि जब वह नकाशी का काम करता है तब वह धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाता भी रहता है। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। वह जहां पे नकाशी का काम कर रहा था वहां पे उसके आजू बाजू में बहुत सारे उसके जो दोस्त थे, संगतराश यानी कि जो उसके दोस्त है वह भी यह नकाशी का काम कर रहे हैं। यानी कि उसके साथ पत्थर पर नकाशी का काम करने वाले उसके दोस्तों को संगतराश बोला गया है। तो वह भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। देखिए केशव जो है वह 10 साल का छोटा लड़का है, वह अभी नकाशी का काम सीख रहा है, लेकिन उसके पिता उसको सिखा रहे हैं कि नकाशी किस प्रकार की जाती है। तो अभी उसका सीखना चल रहा है। तो अभी उसके पिता ने उसे सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिजाइन उकेरना सिखाया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सीधी लकीरों वाले डिजाइन। इसे सीधी लकीरों वाले डिजाइन करते हैं जो पत्थर पर बनाए जाते हैं और इसे घुमावदार डिजाइन बोला जाता है। अब तक उसने नकाशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। यानी कि देखिए केशव अब जो घंटियों पे नकाशी उकेर रहा है वह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, देखिए यह है बहुत बारीक जालियां जो पत्थर पर बनाई जाती है, महीन नफीस बेल बूटे, यहां पे देखिए आपको चित्र में दिख रहा है महीन नफीस बेल बूटे पत्थर पे बनाई जाने वाली नकाशी का एक प्रकार है। उसके बाद लहराते हुए सांप, उसके बाद इठलाकर चलते हुए घोड़े, यह सब वह पत्थर पर उकेर पाएगा ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। यानी कि देखिए केशव को यह विश्वास था कि धीरे धीरे वह नकाशी का काम सीखते सीखते बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पिता बनाते थे। यानी कि उसके पिता भी एक कारीगर थे, यानी कि एक फनकार थे जो यह नकाशी का काम करते थे। देखिए बच्चों, इसलिए अभी आपको पाठ का नाम जो है नन्हा फनकार क्यों रखा गया है यह पता चल गया होगा, क्योंकि यह जो केशव है
यह एक छोटा लड़का है 10 साल का, जो कि नक्काशी का काम सीख रहा है, यानी कि यह एक कारीगर बनना चाहता है, कारीगर बन रहा है, इसलिए इसे नन्हा फनकार बोला गया है। नन्हा यानी कि छोटा और फनकार यानी कि कारीगर, कलाकार। इस तरह इसीलिए इस पाठ को नन्हा फनकार यह नाम दिया गया है, क्योंकि हमें इस पाठ में एक नन्हे फनकार की जानकारी मिलने वाली है। तो केशव जो है वह अपने पिता की तरह कारीगरी का काम सीख रहा है। आगे की पाठ्यांश की ओर बढ़ते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। देखिए, कई साल पहले जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, तब उसके माता पिता जो थे वह गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। उस वक्त आगरा में बादशाह अकबर लाल किला बनवा रहे थे और उस समय केशव के पिता को वहां पे किला बनाने के वहां पे उन्हें काम मिल गया था और वह लाल किला बनवाने का काम केशव के पिता भी कर रहे थे। चलिए आगे का पाठ्यांश देखते हैं। केशव का जन्म भी, आगे के पन्ने पर देखिए, केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। जब केशव के पिता आगरे में आके बस जाते हैं, तभी उसके बाद केशव का जन्म भी आगरे में ही होता है, लेकिन उनका पुश्तैनी गांव जो था वह गुजरात में था। लेकिन केशव का जन्म यहाँ आगरे में होने की वजह से उसे कभी भी अपने पुश्तैनी गांव यानी अपने पूर्वजों का गांव कहा जाता है, पुश्तैनी गांव यानी पूर्वजों का गांव, तो उसे कभी भी अपने पुश्तैनी गांव जाने का मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां और फतेहपुर सीकरी यही उसका घर था। आगे की पाठ्यांश की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? देखिए, केशव जो है वह छेनी और हथौड़ा लेकर नक्काशी का काम कर रहा था, तो इसलिए वहां पे आवाज होना लाजमी था, यानी कि वहां पे आवाज हो रही थी। पत्थरों पे जब छन्नी हथौड़े से वार किया जाता है नक्काशी करने के लिए, तो उसकी बहुत आवाज होती है। तो इस ठक ठक खड़खड़ की आवाज में केशव को किसी और के कदमों की आहट तक भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसके कानों पर एक आवाज पड़ती है जो कि बादशाह अकबर की होती है, और वह क्या कहते हैं? तो वह यह कहते हैं कि माशाअल्लाह, यानी कि कितनी सुंदर घंटियां बना रहे हो तुम यहाँ पे, ऐसा बादशाह अकबर उसे कहते हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा, यानी कि जब आवाज सुनकर केशव अपनी आंखें ऊपर करता है या इधर उधर देखता है, तब उसे वहां पे एक आदमी दिखाई देता है। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी यानी गुस्से से। केशव जब पीछे मुड़कर देखता है तब उन्हें वहां पे एक आदमी दिखाई देता है। तब वह केशव गुस्से में उस आदमी को बोलता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके सामने मैं यहाँ हाथ में छन्नी हथौड़ा लेकर नक्काशी का काम कर रहा हूं, तो जाहिर है कि ये सब मैंने ही किया है। मैं इस पत्थर को तराश रहा हूं। क्या आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि यह किसने बनाया है? तो
केशव गुस्से में इस प्रकार का जवाब उस आदमी को देता है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। तब वह जो आदमी था यानी कि वह बादशाह अकबर थे, वह हंसते हुए केशव को बोलते हैं कि मुझे दिख तो रहा है लेकिन तुम इतने छोटे हो ना। इतना बोलकर वह हंसते हैं और रुक जाते हैं। तभी केशव उन्हें बोलता है, मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। केशव उस आदमी को बोलता है कि मैं 10 साल का हूं। यह सुनते ही वह जो आदमी था यानी कि बादशाह अकबर जो थे, वह बोलते हैं कि 10 यानी कि तुम काफी बड़े हो, मैंने भी काफी बड़े हो। इतना बोलकर वह पास पड़े पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं और वह केशव से कहते हैं कि मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था, वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव गौर से उस आदमी की तरफ देखता है, क्योंकि जब वह आदमी यह बोलता है कि मैंने 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, यह सुनते ही केशव गौर से उस आदमी की तरफ देखता है, उस आदमी को निहारता है, ऊपर से लेके नीचे तक उस आदमी को देखता है। तब उसे इन सब चीजों की अनुभूति होती है कि वह कहता है कि शायद यह आदमी 30 के ऊपर की उम्र का होगा, इसने सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए हैं। इस प्रकार से वह इस आदमी का यानी कि बादशाह अकबर का वर्णन करता है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। देखिए, जब बादशाह अकबर केशव से उसकी उम्र पूछते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने छोटे हो, तब केशव उन्हें अपनी उम्र बताता है और यह सुनने के बाद बादशाह अकबर जो है वह केशव से कुछ बात करते हैं। वह वहां पे खड़े हुए एक पत्थर के ऊपर बैठते हैं और वह केशव से बात करते हैं कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसका मतलब केशव 10 साल का है तो केशव भी काफी बड़ा है, वह यह काम आसानी से कर सकता है, ऐसा उन्हें केशव से कहना था। यह सुनते ही केशव जो है वह उस आदमी का यानी बादशाह अकबर का मुआयना करने लगता है। मुआयना यानी कि उनको परखना, जांचना, ऊपर से नीचे तक उनको देखना, निहारना, उन्होंने क्या पहना है, वह किस प्रकार दिखते हैं, उनका रंग कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, यह सब केशव देखने लगता है। और यह सब देखने के बाद उसको थोड़ा सा अलग भी लगता है। उसके मन में यह भी विचार आता है कि यह तो कोई सामान्य व्यक्ति दिख नहीं रहा, यह जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि उनका रहन सहन एक बादशाह की तरह, एक राजा महाराजों की तरह था। जिस प्रकार के बादशाह लोग कपड़े पहनते हैं यानी कि अंगरखा, पाजामा और वह गले में बहुत बड़ी बड़ी मोतियों की माला डालते हैं, हाथ में बहुत बड़ी बड़ी अंगूठियां होती है, सर पे पगड़ी होती है।
और बाल भी बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीजों का केशव मुआयना कर रहा था और उसके मन में यह भी विचार आ रहे थे कि यह हमारी तरह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह जरूर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन केशव उस समय यह नहीं जानता था कि यह स्वयं बादशाह अकबर थे। यह केशव सोच ही रहा था कि तभी बादशाह अकबर जो है वह केशव जिस घंटी के ऊपर नक्काशी का काम कर रहा था उसकी तरफ इशारा करते हुए बादशाह अकबर केशव को बोलते हैं कि इस घंटी में अभी, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है, यानी कि और इसमें काफी नक्काशी उकेरना बाकी है, तब जाके ये नक्काशी पूरी होगी। तो इतना सुनने के बाद केशव तुरंत उन्हें जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसे वहां पे किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई देती है। तो यह आवाज किसकी है देखते हैं। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। जब केशव बादशाह अकबर को जवाब देने ही वाला होता है तभी उसे किसी के दौड़ के आने की आवाज सुनाई देती है। तो यह आवाज किसकी है यह देखने के लिए वह मुड़ता है तो उसे वहां पे दिखता है कि यह आवाज महल के पहरेदार की थी। तो महल का जो पहरेदार है वह दौड़ते हुए आता है और बादशाह अकबर के सामने उन्हें सलाम करते हुए उनसे माफी मांगता है कि हुजूर मुझे माफ करें, आपके आने का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो वह दौड़ के आता है, इसलिए वह हाफते हाफते हुए यह बोलता है। और उसी वक्त फिर वह मुड़कर भौचक से, यानी कि एकदम अचानक से वह केशव को आश्चर्य से घूरते हुए और क्रोध से भी घूरते हुए केशव को बोलता है कि बेवकूफ, यानी कि जिसे अकल कम हो उसे बेवकूफ बोला जाता है। बेवकूफ, हुजूरे आला यानी कि बादशाह अकबर के सामने तूने बैठकर बात करने की जुर्रत किस प्रकार की? झुककर उन्हें सलाम कर। इस प्रकार से वह पहरेदार केशव को डांटता है। यानी कि देखिए, जो भी राजे महाराजे या जो बादशाह होते हैं उन्हें सलाम किया जाता है, वह तुरंत दिखने के बाद उन्हें वहां पे सलाम किया जाता है। लेकिन केशव इस बात से अनजान था कि वह जिस आदमी से बात कर रहा है वह बादशाह अकबर थे। उसे लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह जरूर कोई बहुत बड़े व्यक्ति है। लेकिन आज तक कभी केशव ने बादशाह अकबर को स्वयं देखा नहीं था इस प्रकार, इसलिए वह उसे ज्ञात नहीं था कि जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा है वह बादशाह अकबर है, इसलिए वह इस बात से अनजान था। लेकिन पहरेदार के आने के बाद पहरेदार जब यह सब देखता है कि केशव बादशाह अकबर से बैठकर बात कर रहा है तो वह खुद भी बादशाह से माफी मांगता है कि बादशाह अकबर के आने का पता नहीं चला और वह इस बात से अनजान था कि बादशाह अकबर खुद बाजार में घूम रहे हैं। इस बात से पहरेदार अनजान था। लेकिन जब उसको इस बात का पता चलता है तब तुरंत पहरेदार बादशाह के सामने आके उन्हें सलाम करके माफी मांगता है और केशव से भी माफी मांगने के लिए कहता है कि वह बादशाह अकबर से माफी मांगे कि उसने यह गुस्ताखी की, यानी कि यह गलती की कि वह बैठकर बादशाह अकबर को बिना सलाम किए उनसे बात कर रहा है। देखिए बच्चों, अब तक हमने यहाँ तक देखा कि केशव की किस प्रकार बादशाह अकबर से मुलाकात होती है, बादशाह अकबर किस प्रकार केशव से बात करते हैं और केशव जो नक्काशी का काम कर रहा था उसकी बादशाह अकबर तारीफ भी करते हैं
और बादशाह अकबर को यह देखने के बाद तुरंत पता भी चल जाता है कि केशव जो है वह अपनी आयु के हिसाब से बहुत ही बड़ा काम सीख रहा है, तो वह उसकी तारीफ भी करते हैं और उसको बताते भी है कि उसका काम अभी कितना बाकी है। जबकि बादशाह केशव यह इस बात से अनजान था कि वह बादशाह अकबर से बात कर रहा है या फिर उनके सामने खड़ा है, तो उसे किस प्रकार बादशाह से पेश आना चाहिए यह उसे मालूम नहीं था, क्योंकि वह इस बात से अनजान था कि वह बादशाह अकबर से बात कर रहा है। उसे सिर्फ इतना ज्ञात हो रहा था कि वह किसी बहुत ही बड़े आदमी से बात कर रहा है। जब वह उनके पहनावे की तरफ गौर करता है तब उसे इस बात का पता चलता है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत ही बड़े व्यक्ति है। तो बच्चों, अब तक हमने इसका नन्हा फनकार इस पाठ का आधा भाग देखा है। इस आधे पाठ्यांश में हमने बादशाह अकबर और केशव की मुलाकात देखी है और उनके बीच में जो बातचीत हो रही है उस प्रसंग को हमने देखा है कि केशव किस प्रकार से घंटियों पर नक्काशी का काम कर रहा था। तभी वहां पे बादशाह अकबर आते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उससे बात करने लगते हैं। तो यह प्रसंग अभी हमने यहाँ पे देखा। अभी हम इस पाठ में आगे और देखेंगे कि किस प्रकार से केशव को यह ज्ञात होता है कि यह बादशाह अकबर है और उन दोनों के बीच में आगे और क्या बातचीत होती है, यह हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक आपको यह पाठ एक बार पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना है। तो तब तक के लिए यानी कि आपको आज यह पाठ पूरा पढ़ना है। अब तक हमने पाठ का आधा पाठ्यांश पढ़ा है, इसके आगे का पाठ्यांश हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।